और आज फिक्र का पहला फोकस एक ग्लोबल न्यूज पर है, वो ग्लोबल न्यूज जिसमें इंडिया की कूटनीतिक धाक की गूंज है, व्हाइट हाउस से पूरी दुनिया सुनने वाली है। फ्रांस का दौरा कंप्लीट करके पीएम मोदी अब से ठीक 7 घंटे बाद अमेरिका की धरती पर कदम रखेंगे। कल यानी कि 13 तारीख को वो व्हाइट हाउस में अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से ऐतिहासिक मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की यह मीटिंग कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसका एक उदाहरण तो यही है कि ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से उन्होंने अब तक सिर्फ 3 राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू नंबर 1, नंबर 2 जापान के पीएम, और फिर कल उन्होंने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ गाजा मुद्दे पर मीटिंग की। और अब प्रधानमंत्री मोदी चौथे राष्ट्राध्यक्ष होंगे। व्हाइट हाउस में ट्रंप जिनका ग्रैंड वेलकम करेंगे। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यह है भारत की डिप्लोमेसी की जीत। अब से ठीक 2 साल पहले की अगर बात करें, 2 साल पहले 2023 की, तब प्रधानमंत्री मोदी को बाइडेन ने एज अ स्टेट गेस्ट इनवाइट किया था। खैर, दोनों वर्ल्ड लीडर्स यानी ट्रंप और मोदी की मुलाकात दुनिया बदल देने वाली होगी और इस मीटिंग में पूरे विश्व की निगाहें होंगी। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य और रणनीतिक मोर्चों पर कौन कौन सी बिग डील्स होंगी, क्योंकि ट्रंप ट्रांजैक्शनल हैं। भारत अमेरिका के जो दशकों पुराने संबंधों में कैसे और मजबूती लाई जाएगी, ये सारे डेवलपमेंट पूरी डिटेल के साथ हम आपको अब दिखाने वाले हैं। ध्यान से देखिए। लेकिन मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले एक सवाल जो इस समय शायद गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई भी सोच रहा होगा, और वो सवाल ये है कि मोदी ट्रंप जब मिलेंगे तो क्या उसके अपराध वाले कुनबे पर भी कूटनीतिक स्ट्राइक कर देंगे। लॉरेंस बिश्नोई की टेंशन वाया वॉशिंगटन कैसे बढ़ सकती है, इस पर हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जब प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे तो सभी जरूरी मुद्दों पर बातचीत के अलावा एक लिस्ट भी सौंपेंगे। ये लिस्ट अमेरिका में छुपे भारत के मोस्ट वांटेड 12 गैंगस्टर्स की होगी, जिसमें एक नाम जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है वो है लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का। ऐसी खबर है कि पीएम मोदी और ट्रंप इस लिस्ट में शामिल चेहरों पर क्रॉस लगाने वाले हैं। आपको एक गैंगस्टर की क्राइम कुंडली बताएंगे, लेकिन पहले क्रॉस कार्रवाई वाली उस लिस्ट के बारे में बता देते हैं। इस लिस्ट में मौजूद चेहरों को पहचानिए। अनमोल बिश्नोई है गैंगस्टर, लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। अगला नाम है सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार, अमृतपाल सिंह, धर्मजोत सिंह कहलो, हरजोत सिंह, हरबीर सिंह, नवरूप सिंह, स्वर्ण सिंह, और इसी तरह से 4 और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स हैं। पीएम मोदी और ट्रंप की कल होने वाली मुलाकात से इन सभी हार्डकोर क्रिमिनल्स की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। भारत और अमेरिका मिलकर इन गुनहगारों को कठोर सजा देने वाले हैं। 12 गैंगस्टर्स वाली लिस्ट आपने देख ली है। अब इनमें से कुछ मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स की क्राइम कुंडली खोलते हैं। भारत की पुलिस और जांच एजेंसियों को इनकी तलाश क्यों है और कैसे ये लोग लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर खूनी खेल खेलते हैं। पहला नाम है अनमोल बिश्नोई का। यह लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। अनमोल बिश्नोई इस वक्त अमेरिका के पोटावाटामी डिटेंशन सेंटर में है। अमेरिका की इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की हिरासत में है। वो भारत की आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी एनआईए और मुंबई पुलिस की लिस्ट में मोस्ट वांटेड है। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या और अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। वो फर्जी पासपोर्ट पर भारत से फरार हुआ था। दूसरा नाम है गोल्डी बराड़ का, लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी। गोल्डी बराड़ पहले कनाडा में सक्रिय था, लेकिन पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में नाम आने के बाद वो अमेरिका भाग गया। वो बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में वंचित है। एनआईए को उसकी तलाश है। गृह मंत्रालय ने जनवरी 2024 में गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित किया था। अब अगला नाम है धर्मनजोत सिंह का। धर्मनजोत सिंह भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड है। धर्मनजोत गैंगस्टर्स के लिए हथियारों की व्यवस्था करने का आरोपी है। अमेरिका कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी आतंकियों से उसके संबंध है। अमेरिकी एजेंसियों ने अगस्त 2023 में उसे हिरासत में लिया था।
पीएम मोदी ट्रंप से 5 साल बाद मिलेंगे। अब तक देखें तो कुल मिलाकर ये दोनों लीडर्स की 8वीं मुलाकात होगी, जिसमें सिर्फ गैंगस्टर्स पर एक्शन को लेकर ही बात नहीं होगी, बल्कि इस मीटिंग में भारत अमेरिकी संबंधों का नया इतिहास भी लिखा जाएगा। हमारे सहयोगी मनीष झा ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि दोनों वर्ल्ड लीडर्स के बीच H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड के मुद्दे पर बात हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी कह चुके हैं कि उन्हें स्किल्ड लोगों की जरूरत है। स्किल्ड, इलीगल नहीं, स्किल्ड, और भारत एक बहुत बड़ा स्किल्ड मैन पावर का रिसोर्स है। इस मुद्दे पर भारत को अमेरिका से और अधिक रियायत मिल सकती है, जिससे भारतीय पेशेवरों को अमेरिका में ज्यादा अवसर मिल पाएंगे। दोनों देश सेमीकंडक्टर, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अमेरिकी कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत भारत में निवेश को बढ़ा सकती हैं। भारत अमेरिका से लिक्विफाइड नेचुरल गैस और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश बढ़ाने की मांग कर सकता है। इन सब के अलावा पिछले कुछ दिनों से चल रहे टैरिफ युद्ध पर भी मोदी ट्रंप से साफ बात कर सकते हैं। हाल में ही अमेरिका से अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर अमृतसर भेजा गया, तो उन तस्वीरों पर जबरदस्त राजनीति हुई थी। हमारे पास जानकारी है कि मोदी ऐसे में ट्रंप से इस मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं। पीएम मोदी और ट्रंप में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बात हो सकती है। भारत ही एकमात्र देश ऐसा है जिस पर रूस यूक्रेन से लेकर पूरे यूरोप और अमेरिका तक को शांति लाने का भरोसा है, और ट्रंप हर हाल में युद्ध खत्म कराना चाहते हैं। वहीं चीन से मिल रहे खतरे को देखते हुए भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर एक नए समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एडवांस सैन्य तकनीक के ट्रांसफर को लेकर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा अमेरिका भारत को और अधिक ड्रोन और उन्नत मिसाइल तकनीक की पेशकश कर सकता है, तो वहीं भारत तेजस विमान के लिए लटके हुए जेट इंजन समझौते को पूरा करने पर जोर दे सकता है। यह बहुत पुराना मामला है, बहुत पेंडिंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका भारत से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 की डील करना चाहता है, तो वहीं भारत की नजर में अमेरिका के मिलिट्री प्लेन पर होगी, जिसको लेकर दोनों देशों में कई दौर की बातचीत पहले भी हो चुकी है। इंटरेस्टिंग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑलरेडी इस मीटिंग से पहले स्टेज जो है वो सेट कर दिया है। हमारे बजट में अगर आपने देखा होगा जो हाई एंड बाइक है उनके ऊपर कस्टम्स कम हो गया है। आपको याद होगा अपने पिछले टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप ने हार्ले डेविडसन के ऊपर कितना ज्यादा बवाल किया था कि हार्ले डेविडसन के ऊपर जो आपने कस्टम्स लगाए उसको कम करें। अब हाई एंड बाइक्स के ऊपर जो कस्टम्स हैं वो कम हुए हैं, इसी बजट में हमने देखा। यानी भारत ने एक इकोसिस्टम तैयार किया है। इन सब में अब सबसे बड़ी बात है भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने वाला मिलिट्री प्लेन का मुद्दा चीन की फिक्र बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, जिसको लेकर अमेरिका से बातचीत होती है। अगर इस डील पर भारत और अमेरिका दोनों साथ साथ आगे बढ़े तो महासागर में चीन की चालाकियों पर नजर रखने में आसानी होगी। ऐसे में यह मिलिट्री प्लेन क्या है, इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। भारत अमेरिका से 6 एडवांस P-8I जासूसी विमान खरीदना चाहता है। हमारे पास ऑलरेडी अमेरिकी विमान है, मिलिट्री विमान है, इसीलिए हमारे पास टेक्निकल नॉलेज है। अब इससे जुड़ी डील को 3 साल पहले ही रोक दिया गया था, जिस पर भारत आगे बढ़ना चाहता है। इसकी वजह यह है कि चीन हिंद महासागर में अपने दखल को बढ़ाता जा रहा है और भारत के लिए नए नए खतरे पैदा कर रहा है। उसकी चालाकियों पर भारत आसमान से नजर रखना चाहता है, और इस कड़ी में अमेरिका का एडवांस P-8I जासूसी विमान बेहद काम का है। ऐसा भी नहीं है कि भारत के पास यह विमान पहले से नहीं है। भारत ने अमेरिका से बहुत पहले 12 P-8I विमान खरीदे थे, जिनका इस्तेमाल इंडियन नेवी वर्षों से कर रही है। P-8I का रेडार सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर सिस्टम काफी एडवांस है। इसमें हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइलें लगी होती है। हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल किसी भी मौसम में किसी भी जहाज का खात्मा कर सकती है। P-8I विमान 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और ऑपरेटिंग रेंज करीब 1200 नॉटिकल माइल है। हालांकि भारत के पास पहले से मौजूद P-8I सिर्फ निगरानी के लिए है। भारतीय नौसेना इसका इस्तेमाल 2020 में गलवान झड़प के बाद लद्दाख के आसमान में चीन पर नजर रखने के लिए कर चुकी है। भारत अब चीन से लगातार मिल रही चुनौतियों को देखते हुए इन विमानों की संख्या को बढ़ाना चाहता है और अमेरिका से इस मुद्दे पर भी बातचीत संभव है। इंटरेस्टिंगली, अमेरिकी दौरे से पहले आज पीएम मोदी फ्रांस में थे। आज पीएम मोदी और मैक्रों के बीच में मुलाकात का राउंड 2 चला, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस तस्वीर की हो रही है जो पीएम मोदी के अमेरिका रवाना होने से ठीक पहले है, कि है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों खुद
पीएम मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने आए। अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले मैक्रों और पीएम मोदी गले मिले। आज पीएम मोदी ने के फ्रांस दौरे का तीसरा दिन था। अमेरिका जाने से पहले आज पीएम मोदी ने अपने मित्र मैक्रों के साथ मार्से शहर गए। यहां पीएम मोदी ने वर्ल्ड वॉर में जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने मैक्रों के साथ मार्से में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मार्से शहर में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। भारत और फ्रांस केवल लोकतांत्रिक मूल्यों से ही नहीं जुड़े हैं। हमारी दोस्ती की नींव डीप ट्रस्ट, इनोवेशन और जन कल्याण की भावना पर आधारित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के पथ पर चलते हुए आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जल्द ही दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। मैं आप सबको कहता हूं कि भारत में आने का यही समय है, सही समय है। आप सब भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी मजबूती दे रहे हैं। आप सब इनोवेट, कोलैबोरेट और एलिवेट उस मंत्र को लेकर के चल रहे हैं। और फिक्र में अब सबके लिए एक ऐसा दुख जिसे इस वक्त देश के हमारे करोड़ों फैंस महसूस कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई को किसी न किसी माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करते हैं। हर महीने के खर्च से बचाकर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं कि अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिटर्न बढ़ने के बजाय उनका दुख बढ़ता जा रहा है। और इस दुख का कारण है शेयर बाजार, जिसे निवेशकों की भाषा में दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से दलाल स्ट्रीट में भूकंप के जो झटके महसूस हो रहे हैं, उससे वो लाल स्ट्रीट बन चुका है, क्योंकि ज्यादातर निवेशकों के पोर्टफोलियो नुकसान में है। ग्रीन में नहीं, रेड में है और लाल हो चुके हैं। वैसे हमारे कई दर्शक सोच रहे होंगे कि उन्होंने न कोई शेयर खरीदा है, न खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इस खबर का उनसे क्या कनेक्शन है। लेकिन आज आपको यह समझना चाहिए कि इस गिरावट का असर उस एसआईपी पर भी पड़ रहा है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित रकम डालते हैं। इसीलिए हम आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आप भी इस बात को लेकर चिंता में हैं कि शेयर बाजार की यह डुबकी कब रुकेगी? क्या शेयर बाजार की डुबकी में आपका म्यूचुअल फंड भी डूब रहा है? कहीं लहू लुहान शेयर बाजार में आपका एसआईपी पोर्टफोलियो भी खतरे के लाल निशान पर तो नहीं है? सोचिए जरा। और ये सब देखकर क्या आपके मन में भी गिरते शेयर मार्केट में एसआईपी बंद करने का ख्याल आ रहा है? और जरूरी सवाल यह भी है कि मेहनत की पाई पाई जोड़कर आप जो बचत करते हैं, क्या वो बड़े खतरे में है? और इस सवाल के पीछे कुछ जरूरी आंकड़े जो आपकी फिक्र को और थोड़ा बढ़ाने वाले हैं। आज भी शेयर बाजार में भारी गिरावट के बाद रिकवरी तो हुई, लेकिन तब तक करीब 6 लाख करोड़ रुपए डूब चुके थे। एक रिपोर्ट के अनुसार शेयर बाजार में लगातार गिरावट की वजह से सिर्फ 42 दिन में निवेशकों के 40 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। 23 वर्षों के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब लगातार चौथे महीने निफ्टी का नेगेटिव रिटर्न रहा है। चिंता की बात यह है कि मार्केट गिरने से म्यूचुअल फंड में भी निवेशकों को बम्पर नुकसान हो रहा है। सितंबर 2024 के बाद से सभी 29 स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न नेगेटिव रहा है। वैसे ट्रेडिशनली स्मॉल कैप फंड्स जो होते हैं वो यो की तरह होते हैं, बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, बहुत तेजी से नीचे आते हैं। शेयर बाजार गिरने से 40 से ज्यादा म्यूचुअल फंड में जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई है और सिर्फ पिछले 3 महीने में म्यूचुअल फंड की रकम 12 से 15% तक कम हो गई है। इसीलिए आपको यह चेक करना चाहिए कि आपकी एसआईपी को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि शेयर बाजार के कांपने से कई निवेशकों का एसआईपी का फायदा आधा हो चुका है, जबकि नए निवेशक तो घाटे में चले गए हैं। यानी 40 लाख करोड़ रुपए के नुकसान को अगर हर घंटे और हर मिनट के आधार पर देखा जाए तो आप चौंक जाएंगे। यू विल बी स्टन्ड। इन 42 दिनों में शेयर बाजार में करीब 262 घंटे तक कारोबार हुआ है। इस हिसाब से हर घंटे निवेशकों को करीब 15,238
करोड़ रुपए का नुकसान। आई रिपीट, इस हिसाब से हर घंटे निवेशकों को 15,238 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि हर एक मिनट में 254 करोड़ रुपए डूब गए हैं। और शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो कि 40 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की रकम भारत के केंद्रीय बजट के 83% हिस्से के बराबर है। सबसे ज्यादा चिंता की बात क्या है? कहा जा रहा था स्टॉक मार्केट में जो FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो ऑलरेडी पैसा खींच रहे हैं भारतीय स्टॉक मार्केट से। तो स्टॉक मार्केट को रन कर रहे थे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिनकी SIPs चलती हैं। अब उनका भी नुकसान हो रहा है। आमतौर पर शेयर बाजार खबरों और सेंटिमेंट्स के आधार पर चलता है, इसीलिए वर्ष 2025 में ऐसे कई मौके आए जब निवेशकों को कुछ ऐसे शुभ संकेत मिले कि ये गिरावट जो है रुकेगी, लेकिन कोई भी शुभ समाचार शेयर बाजार के लिए काम नहीं कर रहा है। जैसे 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया गया, इसके बाद अगले दिन शेयर मार्केट में भारी गिरावट दर्ज हुई। बजट में सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लिए इनकम टैक्स की छूट का ऐलान किया, लेकिन इसका भी पॉजिटिव असर शेयर बाजार पर नहीं हुआ। इसके बाद रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में कटौती की गई, लेकिन शेयर मार्केट गिरता चला गया। फिर कुछ कंपनियों के अच्छे नतीजे भी आए, लेकिन फिर भी उनके शेयर्स में बड़ी गिरावट होती गई। यानी कोई भी पॉजिटिव खबर शेयर बाजार को नहीं संभाल पा रही है, और इस वजह से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले जो लोग अब तक निश्चिंत थे, अब उनके माथे पर भी चिंता का अपार संकट दिखने लगा। लेकिन उन्हें इस स्थिति में क्या करना चाहिए, हम आपको इसके सूत्र भी बताने वाले हैं जो एक्सपर्ट्स के साथ हुई बातचीत से निकले हैं। शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आपने लंबी अवधि या फिर रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से SIP की है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस गिरावट में भी अपनी SIP को जारी रख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए, जब मार्केट गिरेगा तो आप उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स खरीद पाएंगे। यह भी तो एक फैक्ट है। खैर, कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि गिरावट में निवेश बढ़ाने का भी मौका है, क्योंकि गिरते बाजार में आपको उसी रकम में ज्यादा यूनिट मिल पाएंगे। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म यानी छोटी अवधि के लिए निवेश किया है आपने, तो आपके पास गिरते हुए शेयर बाजार में SIP रोकने का विकल्प मौजूद है। इसके अलावा SIP से बाहर निकलने का भी ऑप्शन है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में गिरावट कहां रुकेगी यह कहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में एक वर्ड है, उस वर्ड को कहते हैं कट योर लॉसेस, यानी जहां पर लॉस हुआ उसको कट करके एग्जिट करो, ज्यादा नीचे मत झुको वरना बर्बाद हो जाओगे, ऐसा कहा जाता है। शेयर बाजार टूटने का एक बहुत बड़ा कारण है कि FII सेलिंग कर रहे हैं। अक्टूबर से अब तक, यानी कि अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है। तो एक चीज समझ के चलिए कि इंडिया हैज अ वेरी बिग ग्रोथ स्टोरी। हमारी ग्रोथ जो है सस्टेनेबल ग्रोथ है, तो FII वापस आएंगे, अब आए या 6 महीने बाद आए, लेकिन इस गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी समझिए और वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं आप। मार्केट टूटने का देखिए कोई लेवल नहीं है, अभी सेलिंग चल रही है, लेकिन जिस तरह से अभी गवर्नमेंट ने स्टैंड लिए हैं, गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लाए हैं, गवर्नमेंट ने अच्छा बजट दिया है, दिल्ली का इलेक्शन भी BJP जीत गई है, मतलब ये सब चीजें जो है एक पॉजिटिव नोट की तरफ बढ़ रही है। अगर बाजार और गिरता है, अच्छी कंपनियों में और ज़्यादा निवेश करिए, आप वैल्यू बाइंग करिए और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। इस वक्त म्यूचुअल फंड भी थोड़ा नीचे जा रहा है। म्यूचुअल फंड क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि वो लोग भी अल्टीमेटली इन्वेस्ट जो करते हैं वो स्टॉक मार्केट में ही करते हैं। और म्यूचुअल फंड में जो आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर प्राइस नीचे है आपकी इन्वेस्टमेंट से, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट एकोमुलेट करें, ताकि जब ये ऐसे ऊपर जाएगा तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा होंगे, ताकि आपको आपका पोर्टफोलियो जल्दी हरा होता हुआ दिखाई देगा। आज हम आपको यह समझाते हैं कि आखिर शेयर बाजार के 5 विलन कौन है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुजरिम, गुनहगार, जिनकी वजह शेयर मार्केट में हर दिन नई सुबह के साथ नया त्राहिमाम शुरू हो जाता है। तो फिलहाल इसमें सबसे पहला नाम डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप ट्रेंड कर रहे हैं, जिनकी टैरिफ वॉर की वजह से शेयर बाजार की सत्ता कांप रही है। इसके अलावा वो विदेशी निवेशक जो लगातार भारतीय बाजार छोड़कर भाग रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी निवेशक 2025 में अब तक करीब 88,139 करोड़ के शेयर बेच चुके हैं। आप सोचेंगे कहां जा रहे हैं, इसका भी जवाब मैं दे देता हूं आपको।
दरअसल जो विदेशी निवेशक यहां से निकल रहे हैं, सडनली उन्होंने अमेरिका का रुख कर दिया, वॉल स्ट्रीट में पैसा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका यह मानना है कि भारत का जो स्टॉक मार्केट है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो ओवर प्राइस्ड है। इसीलिए शायद करेक्शन हो रहा है, और उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। खैर, लहूलुहान शेयर बाजार का तीसरा कंपनियों के नतीजे जिनमें तीसरी तिमाही में कमजोरी नजर आ रही है, यह बहुत चिंताजनक है और शेयर बाजार में डर का माहौल है। इसके अलावा रुपए में गिरावट भी इसकी एक बड़ी वजह है। हालांकि इसमें कुछ रिकवरी हुई, लेकिन इसका आगे जारी रहना भी जरूरी है। और एक और वजह है मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स, जिन्हें निवेशक लगातार बेच रहे हैं। अब फिक्र की बात यह है कि शेयर बाजार की डुबकी कुछ और दिन जारी रह सकती है और इसका सीधा असर आपकी मेहनत पर साफ तौर पर पड़ने वाला है। फिक्र में बात सुप्रीम कोर्ट की, जिसने आज चुनाव जीतने में इस्तेमाल होने वाले सबसे ताकतवर हथियार को देश की बर्बादी का हथियार कह दिया है। यह खबर मुफ्त की रेवड़ियों पर है, जिन्हें बांटना हमारे नेताओं के लिए चुनाव जीतने का एक शॉर्टकट बन गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट आज शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आसरा दिए जाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के वक्त की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं को गलत ठहराया। कोर्ट ने कहा कि लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन दिया जा रहा है, बिना कुछ किए उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा, हम आपकी परेशानी समझते हैं और सराहना करते हैं, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप ऐसे लोगों को मुख्य धारा का हिस्सा बनाएं और उन्हें देश के विकास का हिस्सा बनाएं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि कितने समय में शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन पूरा होगा। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप केंद्र से इसका जवाब मांगिए और हमें बताइए। इस पर अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने केंद्र सरकार से कहा कि केंद्र जल्द इस मिशन को पूरा करेगा। केंद्र सरकार की तरफ से कहा, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। इसमें शहरी बेघरों के लिए घर की व्यवस्था और कई दूसरे मसले शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि मुफ्त की रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस तरह की कोई बात कही। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा, सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही है। तब कोर्ट अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने से संबंधित मामले में सुनवाई कर रही थी। इस दौरान केंद्र ने अदालत को बताया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है। इससे पहले 15 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पर केंद्र और EC को नोटिस भेजा था। यह नोटिस उस याचिका पर दिया गया था जिसमें चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं के वादों को रिश्वत घोषित करने की मांग थी और यह डिमांड भी की गई थी कि चुनाव आयोग ऐसी योजनाओं पर फौरन रोक लगाए। अगर राज्यवार बात करें तो कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो मुफ्त की रेवड़ियों से अपने राज्य को कर्जे में डालकर वोटों की फसल ना काट रहा हो। विकसित राज्य महाराष्ट्र से लेकर पिछड़े राज्य झारखंड तक में रेवड़ियां खूब बांटी जा रही हैं और कर्ज बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना जैसी लोकप्रिय स्कीम चलाई जा रही है, वहां पहले 3,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें आपको एक फैक्ट बताना चाहेंगे, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है स्टेट का, उसका 1.25% से ज्यादा मध्य प्रदेश में खाली इस स्कीम पर खर्चा किया जा रहा है और यह हाईएस्ट है। महाराष्ट्र में ऐसी लाडली बहन योजना है जिस पर 7,80,000 करोड़ का कर्ज है। कर्नाटक में मुफ्त की गारंटी वाली 5 योजनाएं चल रही हैं, वहां 6,65,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। पंजाब में मुफ्त बिजली और बस यात्रा की स्कीम है, यहां 3,74,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना चल रही है, 3,17,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में महतारी योजना चल रही है, जहां राज्य पर कर्ज करीब 1,09,000 करोड़ का है। दरअसल भारत में पिछले कुछ वर्षों से फ्री चीजें देकर चुनाव जीतने की कला काफी विकसित हो गई है। कई राजनीतिक दल तो सिर्फ इसी कला से सत्ता का लाभ ले रहे हैं और यह बातें सुप्रीम कोर्ट की नजर में।
इसीलिए समय समय पर सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी करता है। केंद्र सरकार भी मुफ्त की रेवड़ियों को बढ़ावा देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन कल्याणकारी योजना और मुफ्त की रेवड़ियों में कोई परिभाषित अंतर नहीं होने के कारण राजनीतिक दल का इसका लाभ स्वाद अनुसार और चुनाव अनुसार लेते रहते हैं। ऐसे में समझने की बहुत जरूरत है कि कल्याणकारी योजना यानी वेलफेयर स्कीम और मुफ्त की रेवड़ी में बहुत महीन फर्क है, जिसे हमारे देश के नेताओं को समझने की जरूरत है, या फिर सच ये हो सकता है कि वो सब कुछ जानकर भी सत्ता के लिए खजाने को खुला लुटा रहे हैं। वेलफेयर स्कीम वो होती है जिसका ऐलान जनता की जरूरत के मुताबिक किया जाता है, लेकिन मुफ्त की रेवड़ियों का ऐलान चुनाव के समय होता है। वेलफेयर स्कीम का टारगेट जरूरतमंद लाभार्थी होते हैं, जबकि मुफ्त की रेवड़ी का टारगेट ज्यादा से ज्यादा वोटर जमा करना होता है। वेलफेयर स्कीम के तहत मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, सस्ता राशन, सस्ती दवाएं दी जाती हैं, जबकि मुफ्त की रेवड़ी के तौर पर बिजली पानी के बिल माफ किए जाते हैं, तीर्थ यात्रा कराई जाती है, लैपटॉप, मंगलसूत्र बांटे जाते हैं, साइकिलें बांटी जाती हैं। सच यह है कि वेलफेयर स्कीम का भविष्य में फायदा होता है, लेकिन फ्री रेवड़ी कल्चर का भविष्य में पूरी इकोनॉमी को नुकसान होता है। इसीलिए आपको भी समझने की जरूरत है कि कहां राजनीति हो रही है और कहां कल्याणकारी योजनाएं हैं। यह एक ऐसा लेंस है जिससे आप हर पार्टी को जज कर सकते हैं। वैसे आपदा में अवसर तलाशने वालों की कमी नहीं है। मुफ्त में रेवड़ियां सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी से हफ्ते में 90 घंटे काम करने की वकालत करने वाले L&T के चेयरमैन S.N. सुब्रमण्यम ने अपनी बात कहने का अवसर तलाश लिया। चेन्नई में आयोजित CII के समिट में उन्होंने कहा कि सरकार की वेलफेयर स्कीमों और आराम दिए जाने के चलते कंस्ट्रक्शन लेबर काम करने से खतरा रहे हैं। दुनिया भर से श्रमिक काम के अवसरों के लिए पलायन करते दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं दिख रहा है। श्रमिक इसके लिए आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। वैसे जिस मुफ्त की रेवड़ियों पर इतनी राजनीति और कानूनी कहानी है, उस पर कवि एडवर्ड जेम्स ह्यूज की बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ भी मुफ्त नहीं है, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। किसी एक चीज के लाभ के लिए दूसरी चीज में भुगतान करना होता है। इसको अंग्रेजी में एक और लाइन में कहते हैं, देयर आर नो फ्री कुकीज। कुछ भी कहा जाता ना, फ्री के बिस्किट नहीं है, कुछ ना कुछ दाम देना पड़ता है। अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। ये पॉलिटिकल फाइल हरियाणा पर है। बहुत कुछ चल रहा है, जिसका कोड वर्ड है गब्बर का जवाब। हरियाणा की राजनीति में कैबिनेट मंत्री अनिल विज को प्यार से गब्बर भी कहा जाता है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने उन्हें 10 फरवरी को कारण बताओ नोटिस भेजा था, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि उन्होंने अपना जवाब प्रदेश बीजेपी नहीं बल्कि दिल्ली हाईकमान को भेज दिया है। वैसे भी अनिल विज अपने तीखे तेवर के लिए जाने जाते हैं। वो लगातार हरियाणा के सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयान दे रहे थे, अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, जिसके बाद उनसे जवाब तलब किया गया। खुद सीएम सैनी ने कल दिल्ली आकर आला कमान से मुलाकात की थी। आज अनिल विज ने नोटिस की समय सीमा खत्म होने से पहले अपना जवाब दाखिल कर दिया। उन्होंने 8 पन्नों में अपना जवाब दिल्ली हाईकमान को भेजा। मीडिया से बातचीत में अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि बेंगलुरु से कल रात लौटने के बाद वो घर गए, ठंडे पानी से नहाए, रोटी खाई और बैठकर जवाब लिख दिया। हालांकि विज ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा ये जानकारी उन्होंने नहीं दी, लेकिन इतना जरूर कहा कि अगर आगे भी सवाल होंगे तो उनके भी जवाब दिए जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने कारण बताओ नोटिस के लीक होने पर भी सवाल उठाए और ये इच्छा जताई कि पार्टी चाहे तो इसकी जांच करा सकती है कि आखिर नोटिस उनके पास आने से पहले ही मीडिया तक कैसे पहुंच गया। अनिल विज का सवाल है कि 2 लोगों के बीच सीक्रेट कम्युनिकेशन था, इसे कौन लीक कर रहा है? मैं 3 दिन से तो बाहर गया हुआ था, बेंगलुरु गया हुआ था। वहां से मैं रात आया, घर गया, ठंडे पानी से नहाया, रोटी खाई और बैठकर मैंने जवाब लिख दिया। रात मैंने समय से पहले 3 दिन का समय दिया गया था, मैंने जवाब भेज दिया। मैंने उसमें ये भी लिखा है कि अगर किसी और बात का आपने जवाब चाहिए वो मुझे दे दे, वो भी मैं लिख के दे दूंगा। अनिल विज बहुत पुराने नेता हैं। उनको कूटनीति भी आती है और उनको नाराज होना भी आता है। अब सवाल यह है कि उनकी नाराजगी को कितना बर्दाश्त किया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली दिल्ली में थे। राजधानी में पहुंचते ही दोनों ने सबसे पहले राज्य के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल
खट्टर से मुलाकात की थी। मनोहर लाल के मुख्यमंत्री रहते भी अनिल विज का उनसे टकराव चलता रहता था, ये बड़ी कॉमन सी बात थी। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने विज को भेजे गए नोटिस में दावा किया कि ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति से किया गया है। अब अनिल विज के जवाब पर ही पार्टी की अगली कार्रवाई टिकी है। सूत्र बता रहे हैं कि यदि विज अपने बयानों पर खेद जताते हैं तो पार्टी उन्हें चेतावनी देकर मामला यहीं खत्म कर देगी। एक्शन के तौर पर एक विकल्प यह भी है कि पार्टी उनसे मंत्री पद वापस ले सकती है। सूत्रों का कहना है कि विज को नोटिस देने के पीछे एक कारण यह भी है कि पार्टी बाकी सीनियर नेताओं को भी कड़ा संदेश देना चाहती है। मंत्रिमंडल में सीएम सैनी से सीनियर कई मंत्री हैं, ऐसे में आगे कोई भी इस तरह की घटना न हो, इसीलिए पार्टी ने अनिल विज को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। अब बीजेपी का नोटिस वाला धाम हरियाणा में अनुशासन कायम करेगा या बगावत का नया दौर शुरू होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन इतना तय है कि अनिल विज ने जिस तरह प्रदेश नेतृत्व को दरकिनार करके सीधे आलाकमान को चिट्ठी लिखी है, वो एक तरह से आलाकमान के लिए कड़ा संदेश देने जैसा ही है। खैर, अब फिक्र में बात करते हैं सबसे सेंसेशनल क्लेम, काउंटर क्लेम और बहुत सारी चीजें। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के उस वायरल बयान की हम बात कर रहे हैं जिसमें भारत के तेजस लड़ाकू विमानों की समय पर डिलीवरी वाली फिक्र है। बेंगलुरु में चल रहे एरो शो में देश ने तेजस फाइटर जेट की शानदार कलाबाजी और करतब देखी, यहां पर आप देखिए। लेकिन इसी एरो शो में एयरफोर्स चीफ का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो तेजस बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल के अधिकारियों से असंतुष्टि जता रहे हैं। मेरा आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस सेगमेंट को देखने के बाद जरा गूगल में एक लाइन लिखेगा, प्रोजेक्ट्स डिलेड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल। आप हैरान हो जाएंगे कि भारत की ये जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने कितने प्रोजेक्ट्स डिले किए। खैर, अब जब ये सब कुछ हुआ इसके बाद एचएएल पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्वदेशी कंपनी एचएएल वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है। इस वीडियो का सच क्या है, एचएएल का पक्ष क्या है, इस पर हमने फिक्र की एक फाइल तैयार की है जो भारत की रक्षा जरूरतों और चिंताओं के बारे में आपके ज्ञान को बढ़ाएगी। पहले घटना के बारे में जान लीजिए। असल में एयर फोर्स चीफ 10 फरवरी को एरो इंडिया शो में पहुंचे थे और वहां वो एक फाइटर जेट में बैठकर एचएएल के अधिकारियों से बात कर रहे थे। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। हमने बबल्स लगाए, ध्यान से देखिएगा आप। इस बातचीत में वो लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पर देरी और चिंता जता रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें एचएएल पर भरोसा नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैंने खुद एचएएल में काम किया, लेकिन आई एम नॉट सैटिस्फाइड। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने एचएएल के अधिकारियों से सख्त लहजे में यह भी कहा कि जिस तरह से काम हो रहा है उसे लेकर उन्हें मजा नहीं आ रहा है। हालांकि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का यह वीडियो आधिकारिक नहीं है, इसे ना तो एयरफोर्स ने जारी किया है और ना ही एचएएल ने, लेकिन इस पर अब चर्चाएं हो रही हैं और एचएएल का बयान भी आया। पहले एक बार एयर चीफ का वो पूरा वीडियो देखिए, फिर इस खबर की और पढ़ते हैं। I can only tell you like our requirements and what our worries are. You have to alleviate those worries and make us more confident. At the moment, I am just not confident of HAL, which is very wrong thing to happen. No, HAL is our own company. We all have worked there. I also served in HAL as a temporary pilot. I've also been there and of course very closely in NFTC. That's like HAL flying only. But I find it that we are just not in mission mode. Everything is हो जाएगा करेंगे। But the aircraft that you flew, calling it Mark 1A, 3 aircraft, 4 aircraft formation, it's not a Mark 1A. No? Mark 1A is after the capability comes in. Then only it is Mark 1. Just by one change of one software to other software or some other looks doesn't change. And the weapon comes in, then the capability comes in, then it is Mark 1. ठीक है। अब देखिए, ये है तो बड़ा, बहुत बड़ा वीडियो आपके सामने जिसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं सामने। अब इसके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर रहा है क्योंकि चीज़ तो लीक हो चुकी है। एयरफोर्स चीफ के इस वीडियो को कुछ लोग ये कहकर प्रचारित कर रहे हैं कि भारत की स्वदेशी कंपनी एचएएल लड़ाकू विमान सप्लाई करने में सक्षम नहीं है, लेकिन यह अधूरा सच है। इस वीडियो में एयर चीफ ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। वो सिर्फ प्रोडक्शन स्पीड, मिशन मोड में काम करने और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। यही मैंने अभी आपको कहा, गूगल करके देखिए। दरअसल जब भी कोई नया देश हथियारों की निर्माण की शुरुआत करता है तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी लेनी पड़ती है और ऐसी ही निर्भरता के कारण देरी होती है, जिस पर संवाद होता है, समस्या की पहचान होती है और समस्या का हल ढूंढा जाता है, जैसा कि इस मामले में हो रहा है।
इस लिहाज से वायुसेना प्रमुख की बात काफी महत्वपूर्ण है। आप समझिए कि देर क्यों हो रही है। दरअसल तेजस MK1A तेजस का एक एडवांस्ड वर्जन है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, बेहतर रडार, आधुनिक तकनीक को जोड़ा गया है। यह अपग्रेड इसे अधिक सक्षम बनाते हैं, लेकिन नए सिस्टम के इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन में अधिक समय लगता है। ऐसे जटिल तकनीकी सुधारों के कारण प्रोडक्शन धीमा हो सकता है। तेजस MK1A में कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट विदेशी कंपनियों से आयात किए जाते हैं। दरअसल तेजस मार्क 1A के 65% से ज्यादा उपकरण भारत में बने हैं और 35% सामान बाहर से बन रहा है। इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक करेगी, जिसमें काफी देरी हो रही है। जनरल इलेक्ट्रिक ने पहले फरवरी-मार्च में डिलीवरी का वादा किया, GE जिसे कहते हैं, फिर अक्टूबर तक सप्लाई की बात की, पर इसमें अभी भी देरी है। इसके अलावा तेजस में इजरायली रेडार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाना बाकी है, जबकि इजरायल युद्ध में फंसा है और इसकी सप्लाई में भी देरी हो रही है। तो जब तक इंजन और रेडार की सप्लाई नहीं होगी तब तक मामला अटका रहेगा। इन कारणों के अलावा और भी कई सारे कारण हैं। अगर इसे आप डिटेल में समझें तो तेजस MK1A एडवांस वर्जन जेट है। इसके पार्ट्स विदेश से आते हैं और इनके इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन में लगने वाला समय काफी ज्यादा होता है। कोविड-19 के बाद से कई उद्योगों में सेमीकंडक्टर और दूसरे आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति बाधित रही है। खासतौर पर विदेशों से एरोस्पेस ग्रेड के पुर्जों की डिलीवरी प्रभावित हुई है। HAL की फैक्ट्रियों में आउटडेटेड प्रोडक्शन तकनीकों और सीमित असेंबली लाइनों के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन में दिक्कतें आई हैं। तेजस उत्पादन के लिए नई असेंबली लाइन बेंगलुरु में बनाई गई थी, लेकिन इसे पूरी क्षमता के साथ कार्यशील होने में समय लगा। भारतीय वायुसेना को उच्च मानकों के हिसाब से गुणवत्ता चाहिए। HAL इसे सुनिश्चित करती है। फाइटर जेट्स के उत्पादन से पहले विस्तृत ग्राउंड टेस्टिंग, एयरबोर्न ट्रायल और अंत में रक्षा मंत्रालय की अंतिम मंजूरी मिलना आवश्यक होता है और इसमें भी समय लगता है। एक्सक्यूज मी। HAL एक PSU है जहां निर्णय लेने में नौकरशाही की धीमी प्रक्रिया भी प्रभाव डालती है। कागजी कार्रवाई में अधिक समय लगता है। HAL को 83 तेजस मार्क 1A बनाने का ऑर्डर किया गया था। कंपनी को 2024 से 2028 के बीच 83 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी करनी है। इसीलिए HAL को सालाना कम से कम 16 तेजस MK1A विमान बनाने थे। लेकिन संकट यह है कि 2024 खत्म हो चुका है और एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शुरू नहीं हुई है और इसी से एयर चीफ नाराज हो गए। उनकी इस नाराजगी को HAL भी समझ रहा है। इसीलिए HAL के निदेशक ने कहा है कि एयर चीफ मार्शल की चिंता वाजिब है, इस पर हम काम कर रहे हैं और जो तकनीकी मुद्दे हैं उन्हें सुलझा लिया गया है। यहाँ पर एयर चीफ और HAL के निदेशक दोनों की तरफ से यह जताने की कोशिश की जा रही है कि डिलीवरी में देरी ब्लेम गेम नहीं है, बल्कि एक जायज चिंता है और इस पर काम हो रहा है। एक बार सुनिए कि HAL के निदेशक ने क्या कहा। The delays are not simply attributable to, I would say, laziness on part of the industry. There have been technical issues which have got sorted out. Now, the concern of the air chief is understandable. Of course, the squadron strengths are going down. So we have now promised that we will have all these structures ready, and we have conveyed this. We in multiple meetings at different levels. We have conveyed this, that we are building this, and once the engines are available, this will start rolling out. एक्सक्यूज मी। वैसे सूत्रों के मुताबिक HAL को उम्मीद है कि PM मोदी का अमेरिकी दौरा तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट में रफ्तार लाएगा, क्योंकि इंजन और दूसरे पार्ट्स की डिलीवरी की स्पीड बढ़ जाएगी। खैर, अब भ्रष्टाचार पर फिक्र का डेटा कैप्सूल के सेवन का समय हो गया है, वो भी एक सवाल के साथ कि क्या भारत में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। इस सवाल का जवाब ऐसे तो सीधे सीधे दे पाना मुश्किल है, लेकिन दुनिया के 180 देशों पर हर वर्ष भ्रष्टाचार से जुड़ी लिस्ट जारी करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की माने तो इस सवाल का जवाब हाँ में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 की रैंकिंग जारी की है। यह रैंकिंग 180 देशों पर है, इनमें भारत भी शामिल है और रैंकिंग के हिसाब से इसमें भारत का नंबर 96। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि यहां पर CPI की रैंकिंग का मतलब क्या है और इसमें 180 देशों को दिए जाने वाले स्कोर का मतलब क्या है। CPI में हर बार सभी देशों को 0 से लेकर 100 के बीच में स्कोर दिए जाते हैं। 0 स्कोर करने वाले देश सबसे भ्रष्ट माना जाता है, 100 स्कोर करने वाला देश सबसे साफ। यानी कि
नीट एंड क्लीन माना जाता है। एक्सक्यूज मी। उदाहरण के लिए 2024 की इस लिस्ट में देखें तो 90 नंबर पाने वाले डेनमार्क की रैंकिंग 1 है, यानी दुनिया में डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां भ्रष्टाचार ना के बराबर है। इसी तरह से फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड का जो स्कोर है वो करीब 88 है, 88, और उसकी रैंकिंग 2 है, यानी फिनलैंड में भी भ्रष्टाचार ना के बराबर है। अब भारत की बात करें तो भारत को 38 का स्कोर मिला है, भारत की रैंकिंग 96 है। 2023 से तुलना करें तो वर्ष 2023 में भारत का स्कोर 39 था और तब रैंकिंग 93 थी। मतलब भारत इस बार रैंकिंग में 3 पायदान नीचे गिरा है और वर्ष 2023 के मुकाबले 2024 में भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उसका स्कोर 27 है, उसकी रैंकिंग 135 है, जबकि पिछले वर्ष उसकी हालत ठीक थी, उसकी रैंकिंग भी 133 थी, लेकिन 2024 में वहां भी भ्रष्टाचार बढ़ा। अब ये कैसे तय होता है कि किस देश के पब्लिक सेक्टर में कितना भ्रष्टाचार है? तो इसका आकलन उससे जुड़े एक्सपर्ट्स और बिजनेस से जुड़े लोग करते हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही देश को स्कोर दिए जाते हैं, रैंकिंग तय होती है।